दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 1 to 4 अर्थात 124 नंबर। अब तक टोटल सीरीज 123 कंप्लीट हो चुकी हैं। यह सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट किसके लिए है ये सीरीज? पीएचटी, टीएचटी, रेलवे ग्रुप डी, सुपर टेट, टेट, सी टेट, ऐसे सारे एग्जाम्स दोस्तों जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 526 से देखते हैं क्या है। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी जल की पारदर्शिता, ऑप्शन डी विसरण। बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है। यह उदाहरण है अपवर्तन का। किसका? अपवर्तन का, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। और कुछ भी जानिए इसके बारे में। पानी में डूबी हुई छड़ी का टेढ़ी दिखाई देना भी अपवर्तन का कारण है। तारे का टिमटिमाना भी अपवर्तन का एक उदाहरण है। पानी में सिक्के का ऊपर उठाई दिखाई देना भी किसका एग्जाम्पल है? यह भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना, यह भी अपवर्तन के ही उदाहरण है। अर्थात हमने क्या क्या आपको बताया। देखिए, स्वच्छ जल में जो उसकी वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देती है, यह भी अपवर्तन का कारण है। कोई छड़ी पानी में डाले वो टेढ़ी दिखाई देती है, यह भी अपवर्तन का ही कारण है, अर्थात एग्जाम्पल है या उदाहरण है या कारण है। तारे का टिमटिमाना भी इसी का एग्जाम्पल है। पानी में सिक्का डालो तो सिक्का ऊपर दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आपने देखा होगा सूर्य हल्का सा पहले लाल दिखाई देता है, सूर्योदय के पहले भी और सूर्यास्त के बाद भी। तो यह भी एक अपवर्तन का ही कारण है। तो जो अपना क्वेश्चन है 526, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 527। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? कोई मछुआरा है, उसे तालाब की मछली को मारने के लिए भाले से मारना है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, ऑप्शन बी सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, ऑप्शन सी मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 527 है और इसके ऊपर जस्ट आपने पढ़ा हुआ है अपवर्तन के बारे में। तो देखिए, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने के लिए उसे क्या कोशिश करनी चाहिए? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। अपवर्तन का भी ये एक कारण है, अपवर्तन का ये एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे 528 नंबर। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि? ऑप्शन ए तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है, ऑप्शन बी प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, ऑप्शन सी प्रकाश। तो अपना ऑप्शन सी क्या है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ऑप्शन डी ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर है 528। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि? आपने देखा होगा बिजली चमकती है, आवाज बाद में आती है और चमक पहले आ जाती है। तो दोस्तों, प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इस कारण तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले आती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और 1 एंगल हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन दे दें साथ में कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, बट ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, बट निर्वात में ध्वनि मूव नहीं करती, चलती नहीं है। इससे साबित होता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत है, बट प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 529 नंबर, देखते हैं क्या है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। ऑप्शन ए 90 एंगल, ऑप्शन बी 0 एंगल, ऑप्शन सी 180 एंगल, ऑप्शन डी 60 एंगल। देखिए ऑप्शन क्या है, 90 है, 0 है, 180 है और 60 है। क्वेश्चन नंबर है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 0। एक अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण 0 अंश होगा। क्या होगा, 0 अंश इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन है अपने पास 530 नंबर, क्या है 530 नंबर है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, अर्थात किस में परिवर्तन आता। ऑप्शन ए आयाम में, ऑप्शन बी आवृत्ति में, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य में, ऑप्शन डी वेग में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 530 और आपको बताना है फटाफट इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन उसके आयाम में होता है। कहाँ परिवर्तन होता, आयाम में परिवर्तित होता है। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर है दोस्तों अपने पास 531, किसी कंपनिक पिंड के अपनी मात्र स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। कंपनिक का मतलब है कंपन करता हुआ कोई पिंड। ऑप्शन ए घूर्ण, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी आवेग। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किसी कंपनिक पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। अर्थात इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो दोस्तों बताएंगे आप लोग, क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 532, समानता कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है। कुंजी अर्थात चाबी की से यहाँ संबंध है। ऑप्शन ए अक्षी, ऑप्शन बी पश्चाग्र, ऑप्शन सी घूर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर अक्षी होगा, पश्चाग्र होगा या घूर्णन होगा या इनमें में से कोई नहीं होगा। देखिए समानता कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 533, देखिए क्या है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः m1 एवं m2 हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। ऑप्शन ए m1 × m2, ऑप्शन बी m1 + m2, ऑप्शन सी m1/m2, ऑप्शन डी m2/m1। बताइए दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः m1 एवं m2 हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m1 × m2 होगी, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए निकल कर आ रहा है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 534 एक खगोलीय दूरबीन में दूर की वस्तुओं के लिए
कोणीय आवर्धन का परिणाम 5 है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच अंतराल 36 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE क्या है? ऑप्शन ए क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 45 सेंटीमीटर तथा -9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 7.2 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 534 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए, एक खगोलीय दूरबीन में दूर की वस्तुओं के लिए एक कोणीय आवर्धन का परिणाम 5 है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच अंतराल 36 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अभिदृश्यक की फोकस की दूरी FO तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर होगी। कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 535 देख पा रहे हो। यदि लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए +2 मीटर, ऑप्शन बी -2 मीटर, ऑप्शन सी +0.5 मीटर, ऑप्शन डी -0.5 मीटर। आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यदि लेंस की क्षमता -2D है तो फोकस दूरी -0.5 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -0.5 मीटर हो जाएगी, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 536। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? कोई व्यक्ति है 10 मीटर से अधिक दूरी को बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, तो उसे कौन सा रोग है? अच्छा, कौन सा दृष्टि दोष है? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी मायोपिया, ऑप्शन डी कैटरैक्ट। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 536 और फटाफट इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह मायोपिया से पीड़ित है। किससे? मायोपिया से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, देखिए निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो ये चीज आप जान लें कि उसे निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, बट दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। इस बीमारी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। अब आप समझो कि इस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा लगाना होता है। किसका? निकट में तो अवतल लेंस, निकट आओ अवतल लेंस लेकर। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वह अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करेगा। अब आप समझो, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं और इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या इंग्लिश में इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, अगर है तो उसे दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ेगी दोस्तों, बट पास की वस्तु उसे नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु देख लेगा, अगर निकट दृष्टि दोष है तो वह निकट की वस्तु देख पाएगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा उपयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 537। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? कोई व्यक्ति है वह 75 सेंटीमीटर
दूरी तक नहीं देख पा रहा है तो उसे कौन सा रोग होगा आंखों से संबंधित? ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी अबिंदुका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे फटाफट इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर की दूरी तक नहीं दिखाई दे पड़ने पर उसे हाइपरमेट्रोपिया दृष्टि दोष होगा। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हिंदी में दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, अर्थात इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 538। निम्नलिखित में से किससे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर है 538, निम्नलिखित में से किससे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? आप लोग थोड़ा सा सोचें और जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, सॉरी, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे 539। एक समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश एवं वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। ऑप्शन ए किसी भी परिस्थिति में नहीं, ऑप्शन बी किसी दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी है, ऑप्शन सी यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अपसारी हैं, ऑप्शन डी यदि वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी हो। क्वेश्चन नंबर है, एक समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश एवं वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। आप लोग बताएंगे एग्जैक्ट आंसर। थोड़ा सा सोचें और जवाब दें। देखिए बताते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश किसी भी परिस्थिति में क्या होगा? एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश किसी भी परिस्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब का रूप नहीं ले सकता है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 540। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी आभासी होता है, ऑप्शन सी पटल पर बन सकता है, ऑप्शन डी वस्तु से थोड़ा छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर है 540 और आपको बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 541। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन सी सिल्वर एसीटेट, ऑप्शन डी सिल्वर अमलगम। बताइए फटाफट इसका एग्जैक्ट आंसर। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है या किसे उपयोग में लाया जाता है? देखिए दोस्तों, दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। दर्पण अर्थात जो भी घर पर आप आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, इसको बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 542 देख पा रहे होंगे। दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि 3 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का एक दर्पण दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 542 और ऑप्शन है 4, 6, 8, 3। देखिए दोस्तों, दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि उसे 3 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का एक दर्पण दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब का आवर्धन 3 सेंटीमीटर होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 543। एक समतल दर्पण पर आपातीकरण 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 30 अंश, ऑप्शन बी 90 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 180 अंश। देखिए, एक समतल दर्पण पर आपातीकरण
60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण भी 60 बनाएगी, क्योंकि दोनों कोण का मान जो होता है वह समान होता है। समतल दर्पण पे जिस कोण से किरण आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित भी होती है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 544। चित्र में दो समतल दर्पण AO और OB हैं। प्रकाश की किरण XY दर्पण OB के बिंदु Y पर आपतित होती है। दर्पण AO से परावर्तित होने के बाद किरण XY की दिशा होगी। देखिए ये रहा, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये A बिंदु है, ये X है, ये Y है और ये B है और ये सेंट्रल बिंदु है O। तो अब हम ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ये उसी दिशा में XY के समांतर होगी, ऑप्शन बी। ये विपरीत दिशा में XY के समांतर होगी, ऑप्शन सी। ये XY पर लंब होगी, ऑप्शन डी। ये OB पर लंब होगी। ये देखिए ये क्वेश्चन रहा दोस्तों, और बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन रहा, इसको फिर से पढ़ लें और समझ लें। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर है 545। स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किससे सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्प्रिंग बैलेंस है इनमें में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन डी पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर है 545 और फटाफट आपको सोचना है। देखिए चलिए बताते हैं। जो स्प्रिंग बैलेंस है वह हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर ठोस वस्तुओं में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसे हुक का नियम भी कहते हैं। किसका कहते हैं? हुक का नियम भी कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 546। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी लाल। बताइए अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बताइए दोस्तों, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देता है, ब्लैक रंग का दिखाई देता है, अर्थात ब्लैक कलर का। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 547। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 547 है आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता, इसका रीजन बताइए। देखिए आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 548। समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है, कारण बताइए। ऑप्शन ए समुद्री जल की अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी समुद्री जल द्वारा नीले आसमान का परावर्तन, ऑप्शन सी नीले रंग को छोड़कर शेष रंगों को समुद्री जल के अणु अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन डी जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर है 548 और बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 549 देख पा रहे होंगे। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए एक्स किरणों के अध्ययन के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, ऑप्शन सी कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 549 है और आपको बताना है दोस्तों
कि सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए दोस्तों। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए रमन प्रभाव, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है, इसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर है अपने पास 550। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी केस्कोग्राफ, ऑप्शन सी एक्टियोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 550 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। केस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस के द्वारा किया गया था। इससे पौधों में वृद्धि मापी जाती है। केस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस और उपयोग पौधों में वृद्धि या लंबाई मापने के लिए की जाती है। इस क्वेश्चन का अर्थात 550 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।